जय हिंद। कंप्लीट एडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर इस बुक में 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें से मैंने 7 ऑलरेडी करा दिए हैं। तो आज का यह वीडियो प्रैक्टिस सेट 8 पर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन है कि पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मीनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या फिर कुमारिल भट्ट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो नागसेन राजा हैं उनके भिक्षु में से संवाद के रूप में है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से गहड़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नाम सही संयोजन ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर तो जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें पहले सबसे पहले चंद्रदेव हो जाएगा, फिर दंतदुर्ग, फिर सिमुक, फिर खिज्र खां। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालना है। ये पुरातात्विक खुदाई, ताम्रपत्र लेख, शिलालेख या फिर धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पुरातात्विक खुदाई में मिला था, तो इस तरीके से ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, पांड्य राज्य के संदर्भ में। फिर सेकंड है कि इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। दोस्तों इसकी राजधानी महाबलीपुरम नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है इसे मोतियों का देश कहा जाता था। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसे मोतियों का देश भी कहा जाता था पांड्य राज्य को। अब फोर्थ है कि यहाँ का साम्राज्य मात्र सत्तात्मक था। बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? दोस्तों जो मैटरनिख थे उन्होंने हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको क्या खतरनाक दुश्मन बताया है? नेपोलियन बोनापार्ट, जुसेपी मेत्सिनी, मुसोलिनी या फिर गैरीबाल्डी। तो दोस्तों यहाँ पर जो जुसेपी मेत्सिनी था उसको इन्होंने दोस्तों दुश्मन बताया था, खतरनाक दुश्मन बताया था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? तो यहाँ पर संभाजी हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना कि ये गढ़वाल वंश से संबंधित थे, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? दोस्तों तो यहाँ पर राजस्व प्रशासन से था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे? कि दोस्तों जब यहाँ पर अकाल पड़ा था तो कौन कौन से यहाँ पर आयोग गठित किए गए थे? तो स्टेची आयोग गठित किया गया था, लॉयल आयोग गठित किया गया था और मैकडोनाल्ड आयोग भी गठित किया गया था। इसलिए ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या फिर एमजी रानाडे। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना जो बहुजन समाज था उसके मुकुंदराव पाटिल थे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बायज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? जो दोस्तों बायज एसोसिएशन था उसका गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? दरभंगा, पटना, भागलपुर या फिर मुजफ्फरपुर। तो ये दरभंगा में किया गया था, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? ये दोस्तों 1921 ईस्वी में किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों जो लॉर्ड वेलेजली था उसको मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है?
तो यहाँ पर जो लॉर्ड लिटन थे उनके समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटकर 19 वर्ष कर दी गई थी। अकाल आयोग का गठन हो गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया था, या फिर सती प्रथा का अंत हो गया था। तो यहाँ पर दोस्तों सती प्रथा का अंत जो है इनके शासनकाल में नहीं हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। यहाँ पर दोस्तों जो गांधी और इरविन समझौता हुआ था वहां पर कौन सा आंदोलन रोकने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि उस समय दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो इसी का प्रस्ताव रोकने के लिए ये कहा गया था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को पहचानें। पहला है कि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। सेकंड है विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए। थर्ड है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 1 और 3 केवल सही है, तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो 1 और 3 मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है। पहला है कि संपत्ति हानि, फिर दूसरा है कर वापसी, तीसरा है दोस्तों दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, या फिर स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो यहाँ पर 17 का दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचित होने के लिए मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है, कि भारत में अगर निर्वाचित हो रहे हैं तो मताधिकार का दोस्तों अधिकार कैसा अधिकार है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों संविधान का अधिकार मतलब संवैधानिक अधिकार, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि योजना किस सूची का विषय है। दोस्तों आपको ये बताना है कि योजना जो है वो किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का ये दोस्तों विषय है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है, संसद के द्वारा किया जा सकता है, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त मंत्री, या फिर राष्ट्रपति। तो यहाँ पर दोस्तों संसद के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, या फिर अनुच्छेद 323। यहाँ पर तो दोस्तों जो अनुच्छेद 322 है वो दोस्तों लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। यहाँ पर दोस्तों हमें कृषि संबंधी पद्धतियों का यहाँ पर सही क्रम बताना है। पहले मिट्टी तैयार करना, फिर सिंचाई करना, बुआई करना, फिर कटाई करना। नहीं दोस्तों सिंचाई फिर नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर सिंचाई करना और फिर कटाई करना, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। ये दोस्तों जो तेल रिफाइनरी है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरे 150 प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूं। और अगर आपके एग्जाम में यहाँ पर हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, या फिर दोस्तों जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अगर ये सभी आप प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपके वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भूमध्य सागर है वो गाजा स्ट्रिप के पास स्थित, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित करना है। दोस्तों जब भारत की जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार, यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता से दोस्तों अधिकतम साक्षरता से आपको न्यूनतम साक्षरता की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केरल सबसे ज्यादा साक्षर, उसके बाद दोस्तों मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम के बाद गोवा हो जाएगा और गोवा के बाद त्रिपुरा हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति V और
समयावधि टी के बीच संबंध दोस्तों क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा v इक्वल्स 1/t। तो यही दोस्तों संबंध होता है तरंग दैर्ध्य और समयावधि के करीब, क्योंकि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य v होता है वो 1/t, मतलब अगर आप समय बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी और समय कम होगा तो तरंग दैर्ध्य दोस्तों यहाँ पर घट जाएगी। समय दोस्तों कम होगा तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी और समय ज्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगी। जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है? आपको ये बताना है कि जो घर्षण बल होता है वो दोस्तों किस पर कार्य करता है। जो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप जब चलते हैं साइकिल में पैडल मारते जाते तब तक साइकिल चलती जाती है, लेकिन दोस्तों जब साइकिल आप उसका पैडल मारना बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि साइकिल वहां पर रुक जाती है। तो ये क्या करता है, जो बल आप लगा रहे थे उसकी विपरीत दिशा में काम कर रहा है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बल की दिशा के विपरीत। अब दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो नकारात्मक त्वरण होता है किसकी दोस्तों दिशा के विपरीत होता है? तो वेग के दिशा के विपरीत होता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अवक्रिया करता है। दोस्तों ये किसके साथ अवक्रिया करता है? तो कांच की सिलिकॉन जो हाइड्रोक्साइड होती है उसके साथ ये क्रिया कर लेता है। HCl दोस्तों जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पर कोसेल व लुइस ने किया था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? कि वो अगर ठंडी भी है या फिर गर्म है तब भी वो जल से क्रिया नहीं करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आयरन होता है वो नहीं करता, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट ये मतलब Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों उपचित चांदी को निकालने के लिए नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr कणों का चांदी के अपचयन के लिए, ये भी नहीं होगा। फिर है थर्ड है कि अतिरिक्त AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए, बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? मलेरिया होता है, जुखाम होता है, टाइफाइड या फिर हैजा होता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो जुखाम होता है वो वायरल संक्रमण के कारण होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर जुखाम हो जाता है और अगर वो किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो दूसरे व्यक्ति को भी वो जुखाम हो जाता है, तो ये वायरल संक्रमित बीमारी होती है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर दोस्तों गलत बताना है कि जो निकट दृष्टि दोष होगा उसमें क्या गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट है कि इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, तो ये सही है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ गलत पूछा था। अब दोस्तों इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, नहीं दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, इसीलिए दोस्तों निकट दृष्टि दोष हो जाता है कि उसको निकट की चीजें दोस्तों नहीं दिखाई पड़ती हैं व्यक्ति को, इसलिए बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि व्यक्ति को निकट की चीजें दिखना बंद हो जाती है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की चीजें व्यक्ति को दिखना बंद हो जाती हैं। तो यही दोस्तों दोष होते हैं। अगर इसमें लेंस की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है इसको समाधान के लिए, और इसमें क्या होता है उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है दूर दृष्टि दोष में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कि यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ भी गलत बताना है आपको। तो दोस्तों इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ गलत पूछा तो गलत हो जाएगा। इनमें श्वसन तंत्र माइक्रोकांड्रिया में होता है, ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा। इसमें रक्तिका उपस्थित नहीं होती दोस्तों, रक्तिका उपस्थित होती, इसलिए यही गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो दोस्तों ये प्रोटीन का घटक है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक यहाँ पर नहीं है? तो ग्लूकोज का घोल दोस्तों यहाँ पर विद्युत चालक नहीं होता, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक
का कार्य करता है? दोस्तों पोषक के लिए, भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य कौन करता है यहाँ पर? तो दोस्तों एंडोस्पर्म करता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? अगर दोस्तों यहाँ पर मानव शरीर में बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ रहा है तो अगर उसका इलाज आपको करना है तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों फल से प्राप्त होता है। आपको याद रखना कि मॉर्फिन, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो फलों से प्राप्त होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली करवा रहा हूँ। 4 बजे ये वीडियो लाइव हो जाती है, तो 4 बजे जरूर जुड़ जाया करिए दोस्तों, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और वहां से आप अगर इसकी तैयारी करते रहेंगे तो आपकी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे। अब 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो यहाँ पर दोस्तों साख सृजन जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है? कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। अब 43 नंबर क्वेश्चन है कि जो इकोलॉजिकल निश होती है या फिर पारिस्थितिकी जो निकेत होता है किससे दोस्तों यहाँ पर संबंधित होता है? तो ये वनस्पत समुदाय के समायोजन एवं स्वपोषी समुदाय से, किसी पशु के अन्य समीपस्थ पशुओं के साथ संबंध बनाने से, अपनी प्रजाति संरचना से संबंधित किसी पशु की स्थिति से, या पारिस्थितिकी तंत्र के जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबंधता से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? यहाँ पर दोस्तों अजैविक घटक बताना है, तो जो सैली नमक होता है यही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश है? दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कौन सा समूह जो है देश का वो आसियान सदस्य देश है। तो लाओस, कंबोडिया या फिर ब्रुनेई, तो दोस्तों यही दोस्तों यहाँ पर है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में दोस्तों क्या सही है? कि कलमकारी जो पेंटिंग होती है उसके संबंध में ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ये दक्षिण भारत के सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी होती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों सूची 1 है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, और यहाँ पर दोस्तों राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो सिमिलीपाल है वो ओडिशा में है, इसलिए 4 हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पर दिहांग दिबांग है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर नोकरेक, तो ये दोस्तों मेघालय में है, तो 2 हो जाएगा। फिर कोल्ड डेजर्ट, ये हिमाचल प्रदेश में है, तो 1 हो जाएगा। 4 3 2 1, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो तिरुक्कुरल को दोस्तों यहाँ पर तिरुक्कुरल को यहाँ माना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र जो स्पेस है का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में है, आपको याद रखना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ आयु कार्यक्रम जिसको एनसीएपी प्रारंभ किया गया है, दोस्तों ये कब प्रारंभ किया गया था? कौन सी ईस्वी में, कौन से सन में प्रारंभ किया गया था? 2019 में प्रारंभ किया गया था, आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों कुछ 50 क्वेश्चंस थे आपके। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरे 150 आपके प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। और दोस्तों ये जो बुक है ये सभी टीचर एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी और दोस्तों ऑल स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपकी जनरल स्टडीज के
क्वेश्चंस काफी अच्छे हो जाएंगे, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।